नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप सबको गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस खास मौके पर हम आपके लिए कुछ खास खबर लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि गणपति के इस शुभ मौके पर आपके लिए कहां पर ट्रेड करना फायदे का सौदा होगा। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं भार्गव वैद्य साहब, जो कि BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के हैं। RS पांडे साहब हैं, फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी। जतिन त्रिवेदी हैं LKP सिक्योरिटीज़ के। और मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनमार्ट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं क्रूड की खबर के साथ, क्योंकि आप देखिए कि कच्चे तेल में कल एक बार फिर से बड़ी तेज़ी का माहौल बना। 4% के आसपास की तेज़ी आ गई। $104 के ऊपर चला गया क्रूड का प्राइस। आज हालांकि हल्का दबाव है, लेकिन मार्केट 104 के लेवल को होल्ड कर रहा है। इसलिए हमने नाम दिया है क्रूड में एनर्जी लौटी है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्रूड की ये कहानी है क्या, ये तेज़ी क्यों आई है। 5 पॉइंट्स में हम आपको ये समझा रहे हैं कि क्रूड की तेज़ी की पूरी कहानी है क्या। सबसे पहली और बड़ी बात ये जिस वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़े वो ये कि ओपेक प्लस कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर सकता है। 5 सितंबर को ओपेक प्लस की मीटिंग है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि अमेरिका का जो इमरजेंसी रिजर्व है क्रूड का, उसमें गिरावट आई है। 31 लाख बैरल लास्ट वीक में घटा है और ये घट के 1984 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये एक बड़ा कंसर्न है मार्केट के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि ईरान न्यूक्लियर डील पर अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है, लिहाजा वहाँ से जो सप्लाई बढ़ने की संभावना थी वो भी अभी दिख नहीं रही है। उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। और पाँचवीं महत्वपूर्ण वजह जो क्रूड में तेज़ी की रही कल, वो ये कि इराक में भी राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई है। राजनीतिक हालात वहाँ पर बिगड़े हैं, उससे भी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। ये 5 जो रीजन हैं ये तेज़ी के हैं, लेकिन 5 हम आपको ऐसी वजह भी बता रहे हैं जो कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर कभी भी दबाव बना सकता है, बढ़ा सकता है। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा महंगाई के आंकड़े आए हैं। ये डिमांड, इसको लेकर के डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है। और डिमांड घटने की आशंका इसलिए भी है क्योंकि जब महंगाई बढ़ रही है तो दुनिया भर में ब्याज दरें भी बढ़ रही हैं। आगे भी दरें बढ़ेंगी, इस बात के संकेत बार बार अलग अलग सेंट्रल बैंकों की तरफ से मिल रहे हैं। लिहाजा ये भी क्रूड मार्केट के लिए निगेटिव है। तीसरी वजह है चीन, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड का कंज्यूमर है। वहाँ पर डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच। और चौथी वजह अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और कभी कभी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी बन जाता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि क्रूड के दाम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ें, इस कोशिश में अमेरिका लगा हुआ है। इसके अलावा पांचवी महत्वपूर्ण वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर आपात रिजर्व से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। तो ये 5 ऐसी वजह हैं जो क्रूड मार्केट को कभी भी रोक सकती है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि ऐसे में अब मार्केट आगे जाएगा कहाँ। मेरा सबसे पहला सवाल RS पांडे जी आपसे होगा। सर, आप इस मार्केट को बहुत बखूबी समझते हैं, जानते हैं। आप बताएं सर, जो चिंता अभी मार्केट के ऊपर है कि 5 सितंबर की मीटिंग में ओपेक प्लस उत्पादन घटा सकता है, क्या ये वाकई इतना बड़ा कंसर्न है क्रूड मार्केट के लिए कि कीमतों को और ऊपर लेकर चला जाए यहाँ से? ओपेक देशों की चिंता यह है कि 100 से अगर दाम कम रह गए तो उनके मुनाफे पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए वो ये नहीं चाहेंगे कि 100 से नीचे ज्यादा चले। 100 से नीचे वो तभी एक्सेप्ट करेंगे जब ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश की तरफ जाएगी, जो अभी वो स्थिति नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव जरूर है, ब्याज रेट फिर अमेरिका यूरोप में बढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। चाइना ने भी जो उसकी इकोनॉमी गिर रही थी उसको संभालने के कुछ मॉनिटरी मेजर्स लिए हैं। तो इस हालत में ओपेक कभी नहीं चाहेगा कि दाम 100 से कम रहे। इसलिए ओपेक ने अभी हाल के 1-2 दिन पहले ये संदेश जब भेजना शुरू किया कि अगली बैठक में हम क्रूड की सप्लाई काटेंगे, तो दाम अचानक से बढ़ गए। अब वो काटेंगे नहीं काटेंगे ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अमेरिका भी चाहेगा कि दाम इतने तेजी से ना बढ़े, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस के जो माहौल आने वाले हैं वो चाहेंगे कि वो रिटेल पंप की कीमत ज्यादा न चढ़े। और ज्यादा चिंता 3 महीने के बाद की है कि रशियन क्रूड पर प्राइस कैप लगता है कि नहीं लगता है। इस बीच ईरान का क्या होता है। ईरान में अगर फेवरेबल कुछ डिसीजंस हुए जिससे सप्लाई बढ़ेगी
तो उसके बढ़ाने में भी 3 महीने करीब लगेंगे। तो ये कई तरह के कंपीटिंग क्लेम्स हैं, लेकिन अभी वो 100 के आसपास जो चल रहा है यही बैलेंस है, और सारे लोगों की नजर ये है कि क्या करता है ओपेक का डिसीजन, क्या होता है अगले 4-5 दिनों में। इसीलिए दाम थोड़ा चढ़ गया, और ज्यादा जरूरत से ज्यादा भी नहीं चढ़ने वाला है अभी। अच्छा। देखिए 4-5 दिनों में क्या होता है। ओके, ये आपने बहुत डिटेल में समझाया कि मार्केट अभी इसी रेंज में रहेगा और 5 सितंबर की मीटिंग के बाद तस्वीर कुछ और साफ हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कच्चे तेल पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। अब जरा बताइए मनोज जी, ये तो हमने फंडामेंटल की बात कर ली, लेकिन आज अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है कच्चे तेल में इस भाव पर, करंट मार्केट प्राइस पर, क्रूड में जो कि अभी 7,733 के आसपास है, क्या ट्रेड लेना चाहिए? तेल है वो हायर साइड ऑफ द रेंज अभी आता हुआ दिख रहा है, और WTI की अगर बात करें तो $98.40 और ब्रेंट में $104 के आसपास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर किसी को यहाँ ट्रेड बनाना हो कच्चे तेल में तो 7,780 का लेवल है इंट्राडे में, वो सेलिंग के लिहाज से एक बेहतर लेवल होगा, वहाँ शॉर्ट सेल कर सकते हैं 7,780 के स्तर पर। 7,910 का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में फिर एक बार 7,600 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हायर साइड ऑफ द रेंज बाइंग अवॉइड करना चाहिए, और थोड़ा अगर यहाँ से बढ़त आती है तो शॉर्ट सेल किया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि बेचना चाहिए 7,780 पर, 7,600 का टारगेट होगा, 7,910 का स्टॉप लॉस, ताज़ा भाव है 7,731 का, मतलब यहाँ से अगर 50 रुपये बढ़ता है तो आपके लिए शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। 7,600 का टारगेट आप ध्यान में रखिए और 7,910 का स्टॉप लॉस लगाइए। आप बताइए जतिन जी कि क्रूड में तो ठीक है कि बिकवाली की राय है, नेचुरल गैस का मार्केट भी आज टूटा हुआ है करीब 2% के आसपास, वहाँ पर क्या ट्रेड लिया जाए? नेशनल गैस के प्राइसेस भी थोड़ी वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। जिस तरह से मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है, अब जो है वो थोड़ा बहुत प्राइसेस जो है यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक दिखा सकता है। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उनके लिए फ्यूचर्स के अंदर जो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना है, वो करीब करीब 750 के ऊपर का जो है वो रख के चलना है। जो रिस्क टेकर्स हैं उनके लिए ये एडवाइस रहेगा नेचुरल गैस के अंदर। जो नॉन रिस्क टेकर्स हैं उनके लिए मैं ऑप्शंस की ट्रेड देना प्रेफर करूंगा। 700 का जो पुट है नेचुरल गैस का सितंबर वायदा का, वो लेके चल सकते हैं। जब भी नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊपर में 750 के ऊपर अगर ट्रेड करते हुए दिख जाए तो आप उसको अपना स्टॉप लॉस पकड़ के चलें और एग्जिट कर लें, या तो फिर टारगेट पकड़ के चल लें नीचे में 700 का। जब तक 700 के प्राइसेस नहीं आते हैं तब तक ऑप्शन की जो लॉन्ग पोजीशन है पुट साइड की वो होल्ड कर सकते हैं, और जैसे ही 700 के टारगेट्स अचीव होते हैं फ्यूचर्स में, वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे। 740 का भाव है, करीब करीब 2% की कमजोरी इस वक्त एनजी में दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड पर आज हमने आपके लिए एक बड़ा पोल किया है, क्योंकि अब सितंबर का महीना शुरू होने वाला है और उसके ठीक बाद दिवाली का त्यौहार आएगा, धनतेरस का त्यौहार आएगा। तो सितंबर के महीने में गोल्ड का प्राइस क्या रह सकता है, इसको लेकर के आज हमने 10 बड़े ब्रोकरेज हाउस से बात की है। उन्होंने क्या टारगेट दिए हैं ये पहले आपको बता दें, और फिर हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि आपको करना क्या चाहिए इस भाव पर। तो हमने ये जानना चाहा कि सितंबर के महीने में गोल्ड का प्राइस क्या होगा। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटीज़ और एक्सिस सिक्योरिटीज़, इन तीनों ब्रोकरेज हाउस का मानना है, इनफैक्ट केडिया कमोडिटी का मानना है कि 52,500 का लेवल आपको सितंबर के महीने में क्रूड में दिख सकता है। इसके अलावा एलकेपी सिक्योरिटीज़, कुंवरजी ग्रुप, इन्होंने भी 52,500 का टारगेट दिया है, और पृथ्वी फिनमार्ट, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़, आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने 52,000 का टारगेट दिया है। पैराडाइम कमोडिटी ने 51,500 का टारगेट दिया है। तो सारे एक्सपर्ट गोल्ड में इस वक्त तेज़ी में 51,000 के आसपास का भाव है। मिनिमम जो टारगेट है वो यहाँ से 500 रुपये ऊपर का है, और मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 52,500, मतलब यहाँ से करीब करीब 1,500 रुपये ऊपर का टारगेट सितंबर के महीने के लिए दिया गया है। हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब जुड़ चुके हैं, BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के। भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इत्तेफाक रखते हैं सर सितंबर के महीने में यहाँ से 1,000 से 1,500 रुपये की तेजी गोल्ड में? हाँ, मैं मानता हूँ कि सितंबर में 51,250 से 50 to 500 तक का रेंज रहेगा। ऐसे गोल्ड तेजी में ही है ये पॉइंट से, मगर एक दो डिप मिलेंगे जहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो आपका रेंज जो है वो काफी एक्यूरेट है। अच्छा, एक्यूरेट है। तो सर मतलब
तो क्या बाई करना चाहिए क्या 51,000 के आसपास फिर गोल्ड में? 51,000 के आसपास गोल्ड इज अ गुड बाय, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा बाय है। और आप ईयर एंड तक का भी देखें तो इट्स अ वेरी गुड बाय। अच्छा ठीक है सर, आप बने रहे, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो मनोज जी, मैं आपसे जरा एक ट्रेडर के लिए पिक ले लूं कि ट्रेडर को 51,000 के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, गिरा हुआ है भाव, इस भाव पर ट्रेड क्या लेना चाहिए? बाइंग करके चलना चाहिए मृत्युंजय जी। इंट्राडे के लिहाज से भी आज जो गिरावट है वो रूपी में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है, उसके चलते है। इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि स्टेबली जो है गोल्ड ट्रेड कर रहा है और यहाँ फिर एक बार बढ़त देखने को मिल सकती है। आज शाम को यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स आना है, तो उसके बाद फिर एक बार सोने में तेजी देखने को मिल सकती है। 51,000 के स्तर पर बाइंग करके चले, 50-800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इंट्राडे के लिए। 51,400 के लक्ष्य जो है यहाँ शाम के सत्र तक रख सकते हैं। लंबी अवधि में भी यहाँ पे बाइंग की ही रणनीति रहेगी जब तक 50,500 के ऊपर सोना बना हुआ है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आज के लिए मतलब इंट्राडे के लिए भी आप 51,000 के भाव पर बाई कर सकते हैं। 51,000 के आसपास ही मार्केट में ट्रेड भी हो रहा है, तो आपको वेट भी नहीं करना है, इंतजार भी नहीं करना है और 51,400 पे निकल जाना है। आप इत्तेफाक रखते हैं, आप सहमत हैं? जतिन जी, आपको भी लगता है कि गोल्ड में 51 के आसपास बाइंग का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी, 1 रुपए का भी फर्क नहीं होगा मेरे और मनोज जी के व्यू पॉइंट में। कमाल है, वाह। 51,000 के पास बाइंग की सलाह है। हाँ। 50-800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 51,400 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल सलाह रहेगी इसमें। आप दोनों ने बात कर ली थी क्या आपस में शो से पहले? एकदम एग्जैक्ट टारगेट दोनों का 51,400। अब इतने सालों से हम साथ में इतने शो करते हैं, हम लेवल्स जो पढ़ चुके हैं कि भाई क्या हम लोग लेवल। बहुत बढ़िया। चलिए, ये अच्छा है कि कम से कम गणपति के इस मौके पर कोई कंफ्यूजन आप लोग मतलब नहीं फैला रहे हैं दर्शकों के लिए। सबकी राय एक है, इंट्राडे में भी बाइंग की राय, पोजिशनल भी बाइंग की राय। लेकिन एक सवाल भार्गव जी मेरा आपसे ये होगा, जब आप भी कह रहे हैं कि दाम यहाँ से बढ़ेंगे, अभी मार्केट के अंदर थोड़ा सा फेड का डर है और जो कमेंट्री आई जेरोम पावेल की तरफ से, जो ये कहा गया कि आगे दरें बढ़ेंगी और सिर्फ बढ़ेंगी नहीं बल्कि दरें बढ़ने की रफ्तार तेज भी हो सकती है, ये बात भी उन्होंने हिंट दिए हैं, संकेत दिए हैं। डॉलर का इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया सर, आपको नहीं लगता कि ये डर मार्केट को थोड़ा और परेशान करेगा? देखिए, ये जो डर है उस हिसाब से एक वॉलेटिलिटी आ सकती है। बाकी फेड का व्यू काफी डिस्काउंटेड हो गया है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन मट गया है। आपने जो भी कमेंट किया वो यही दौर से कंफर्म कर रहा है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन का फायदा गोल्ड को होगा ही। मगर मैंने जो रेंज दी और जो अपने भी जो सभी एक दो एक्सपर्ट ने आपको एक रेंज दी कि ये भी भाव हो सकता है, तो वो एक वॉलेटिलिटी देगा मार्केट को और उसमें ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी भी देगा कि हर एक टिप पे वो लोग बाइंग कर सके। ऐसा नहीं है कि हम को ये एक हाई प्राइस पे लेके फिर आगे चढ़ना पड़ा कि मिस कर गए। तो आपको एक दो चांसेस नेक्स्ट अनाउंसमेंट के टाइम भी मिलेंगे कि जब भी एक जैसे थोड़े दिन पहले भी आपने गोल्ड में एक डिप दिखा था, ऐसा वापस एक डिप मिलेगा, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी गोल्ड तेजी में ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर डिटेल व्यू देने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे। चांदी 54,000 के नीचे आ गई है, 54 के नीचे कहां बनेगा बॉटम बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में गिरावट का माहौल है और आप देखिए कि जिस तरह से चांदी में कमजोरी आई है और ये दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट 55,000 के नीचे है, सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट 54,000 के नीचे है। आप बताइए मनोज जी, आज क्या किया जाए चांदी में इस गिरावट पे? यहाँ पे चांदी में 18.50 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट्स बने हुए मृत्युंजय जी। ये जब तक होल्ड हो रहे हैं तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पर फिर एक बार सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 54,700 के आसपास अगर दिसंबर वायदा मिलता है तो फिर एक बार इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। 54,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 55,300 तक के लक्ष्य जो है वो रखे जा सकते हैं। 54,400 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर एक यहाँ पे फ्रेश सेलिंग जो है वो सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में जतिन जी, मेटल में आज आपकी टॉपिक क्या है? मेटल में भी गिरावट का माहौल है, चाइना में डिमांड घटने की आशंका लगातार बढ़ रही है, क्या किया जाए मेटल में आज? मिथुन जी, कैरिड है हमारा व्यू पॉइंट सेल पोजीशन का बेस मेटल्स के अंदर। लगातार हफ्ते भर से हमारा व्यू पॉइंट सेलिंग का ही रहा है बेस मेटल्स में। कॉपर के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाकर रखें।
667 से लेके 670 के बीच में सेल कर सकते हैं। 674 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और लोअर लेवल पर 660, 655 के टारगेट्स के लिए कॉपर जो है टॉप पिक रहेगी सेलिंग के लिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेटल के ऊपर कि यहाँ पर आपको किस तरह का ट्रेड करना है, किस तरह का ट्रेड लेना है। बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका, मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।